हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिकल विजडम। आज हम शुरुआत करने वाले हैं आईआईटी जेईई के लिए एक वीडियो की शुरुआत है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे सेट्स एंड रिलेशन से। तो ये पहला टॉपिक रहेगा और हम पूरे मैथ्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और आप तक बेस्ट एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास लिखा भी हुआ है कि सेट लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो सेट क्या होता है? सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मैंने बताया सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स या किसी भी तरह के मेंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मेंबर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक पहला वर्ड है वेल डिफाइंड और दूसरा वर्ड है मेरे पास डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है इफ देर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, मैंने दो वर्ड यहां पे फिर से यूज किए, इंक्लूजन और दूसरा वर्ड यूज किया एक्सक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना, कि कौन एलिमेंट सेट के मेंबर बनेंगे और कौन से सेट के मेंबर नहीं बनेंगे, इसका एक रूल होगा हमारे पास। और दूसरा है एक्सक्लूजन, मतलब किनको एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालेंगे। तो सेट हमारे पास किसी भी चीज का बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेट ए बनाया और इस सेट के अंदर मैंने कहा कि वो मेंबर्स आएंगे जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ए सेट है वो 10th क्लास, ए जो सेट है 10th क्लास स्टूडेंट्स का एक सेट है, ठीक है। तो यहां पे एक नाम लिया मैंने राम। मान लेते हैं कि जो राम है उसकी क्लास है वो 10th है, राम 10th क्लास में पढ़ रहा है, श्याम 11th क्लास में पढ़ रहा है, ओके। तो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या राम इस सेट का मेंबर बनेगा? तो आप कहोगे यस सर, राम तो सेट का मेंबर बन जाएगा क्योंकि ये 10th क्लास का और ये रूल के हिसाब से भी 10th क्लास दी गई हमें। और श्याम क्या इस क्लास का मेंबर बनेगा? आप कहोगे सर श्याम तो 11th क्लास में पढ़ता है और 11th क्लास के लोग इस सेट के मेंबर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि वेल डिफाइंड क्या नहीं होता है। जब भी हम कहेंगे मोस्ट डेंजरस जैसा वर्ड यूज किया, मोस्ट डेंजरस ठीक है एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल, ओके। सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा है? तो किसी को सांप से डर लग सकता है, किसी को शेर से डर लग सकता है, किसी को छिपकली से भी डर लग सकता है। तो हर किसी के लिए जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है ये अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, सबसे सुंदर एक्ट्रेस कौन सी है? तो हर किसी के हिसाब से ये एक्ट्रेस चेंज हो जाएगी। जब भी किसी चीज का चेंज होना पर्सन टू पर्सन वेरी करे तब हम कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है। अगर इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो जब भी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री दी जाएगी तो वहां पे वो सेट नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सो हम कहेंगे कि सेट को बेसिकली हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है उसका रोस्टर फॉर्म। पहला जो तरीका है उसका रोस्टर फॉर्म। जो पहला मेथड है इसको हम रोस्टर, इस रोस्टर मेथड को मैं बोलता हूं टेबुलर, टेबुलर मेथड।
फर्स्ट मेथड इज टेबुलर मेथड। तो इस मेथड के अंदर बेसिकली मैं क्या करता हूं कि एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए लिस्ट फॉर्म। लिस्ट मेथड भी कुछ लोग बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं एक सेट बनाना चाह रहा हूं ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, मैंने इनको लिखा है सेपरेटेड बाय कोमास, कोमा से सेपरेट करके मैंने ए, ई, आई, ओ, यू को लिख लिया है। अगर मैं इन एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास एक सेट। तो बेसिकली सेट क्या हुआ बच्चों? जो रोस्टर फॉर्म है, ये टेबुलर मेथड है, उसके अंदर मैं सेट को कैसे लिखता हूं? एलिमेंट्स इन करली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कोमास, कोमा से सेपरेट कर करके मैं इन एलिमेंट्स को लिख लेता हूं। जैसे मैंने बोला कि नेचुरल नंबर्स, मैंने एक सेट बोला नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1, 2, 3, 4, अप टू सो ऑन। दिस इज n एंड n प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं तो ये बन जाएगा एक सेट। और इस सेट के लिए एक खास तरह का सिंबल यूज किया जाता है, वो सिंबल है मेरे पास n। मैंने ये n को थोड़े से अलग तरीके से बनाया है। दिस इज जस्ट ए नोटेशन कि इस सेट को मैं n से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और ये अलग तरह से बनाने का मतलब है कि ये बोल्ड लेटर है, बोल्ड लेटर को मैंने इस तरह से प्रेजेंट कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस सेट के अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बच्चे? 5 एलिमेंट्स है। और इस वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ओके, तो पहली फॉर्म होपफुली आपको क्लियर है कि जब भी मैं एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट कर करके लिखूंगा तो ये मेरे पास रोस्टर फॉर्म होगी या टेबुलर फॉर्म होगी। दूसरी जो फॉर्म आएगी मेरे पास वो आएगी सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म। जो दूसरी फॉर्म आई बच्चे वो आई सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को रूल मेथड भी बोलते हैं, रूल मेथड भी बोलते हैं, या फिर फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर एक बार ही समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं। हम क्या करते हैं, सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस तरह से, और इसके बीच में ये 2 कोलन लगाए जाते हैं, इसको कोलन बोलते हैं। या तो ये 2 डॉट लगाए जाएंगे यहाँ पे बीच में, या तो मैं 2 इस तरह के डॉट लगाऊंगा जिसको मैंने कोलन बोला, या फिर मैं एक ऐसे वर्टिकल लाइन लगाऊंगा। और इसको जो हम रीड करेंगे, जो ये कोलन लगाए या वर्टिकल लाइन, इसको हम पढ़ेंगे सच दैट। क्या पढ़ेंगे? सच दैट। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे सच दैट। तो यहां पे उस सेट की टाइप लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है बच्चे? टाइप लिखी जाती है। यहां पे सेट की टाइप लिखी जाएगी और यहां पे जो है उसका रूल लिखा जाएगा कि रूल क्या है उस सेट के अंदर। पहले हम लिखेंगे टाइप और उसके बाद क्या लिखेंगे? रूल। जैसे अगर मैं इसी सेट को, जो ये वोवल्स का है, इस सेट को मान लो कि मैंने नाम दे दिया ए। सेट को अक्सर मैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करूंगा। तो सेट को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जबकि मैं सेट के एलिमेंट्स को प्रेजेंट करूंगा स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे टाइप क्या हो सकती है? यहाँ पे टाइप के अंदर नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, या एक्स, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। और रूल मतलब जैसे मैंने ऊपर पिछली वाली स्लाइड के अंदर बताया था आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे एक रूल है, ए के अंदर वो स्टूडेंट आएंगे जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से रूल डिफाइन किया जाएगा। तो मैं यहां पे अगर इस सेट ए को लिखना चाहूं, जो ये मेरे पास ये वाला सेट दिया गया है, अगर मैं इसी सेट को यहां पे लिखूं ए को, तो मैं लिखूंगा एक्स। एक्स क्या है? एक्स उसकी टाइप है।
x कोई भी वैल्यू ले सकता है यहाँ पे, और मैंने लिखा ये वर्टिकल लाइन लगाई, इस लाइन का मतलब क्या है, सच दैट, इस लाइन का मतलब क्या है, सच दैट x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ओके, अल्फाबेट, ओके, x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवल आ जाएंगे। मैंने इसको डिनोट किया है कैपिटल ए से, ओके। तो अगर मैं इस सेट के मेंबर्स लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। बट अगर मैं इसी सेट को इस तरह से लिखूं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मैंने लिखा कैपिटल ए बराबर कैपिटल ए कोमा कैपिटल ई कोमा कैपिटल आई कोमा कैपिटल ओ कोमा यू, तो याद रहे कि अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट आया, उसी एलिमेंट से मैंने सेट को डिफाइन किया, उसी एलिमेंट से मैंने सेट को डिफाइन किया, सो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और हम इस चीज को इनवैलिड फॉर्म मानेंगे। तो सेट के किसी भी मेंबर से मैं सेट को डिफाइन नहीं कर सकता, सेट को डिनोट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर सकते हैं? देन आंसर इज नो। सेट को किसी भी सिंबल से डिनोट कर दिया जाता है, लेकिन वो आपको बताना होता है। तो यहां पे मैं कहूंगा इन जनरल, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, इन जनरल। जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं, और ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेट को किससे लिखूंगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। कैपिटल लेटर के अंदर ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, जेड आ सकता है, ईटीसी, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। स्मॉल लेटर्स के अंदर हम कह सकते हैं स्मॉल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ईटीसी, एम, एन, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अभी तक हमने एक सेट लिया था ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ओके। तो यहां पे जो ये ए है, ए इज ए मेंबर ऑफ, ए इज ए मेंबर ऑफ कैपिटल ए, ओके। तो इतनी लंबी लाइन लिखने को अवॉइड करने की वजह से मैंने एक सिंबल एडॉप्ट किया। मैंने क्या किया, एक सिंबल एडॉप्ट किया, और वो सिंबल कुछ इस तरह का है, ओके। कुछ इस तरह का ये सिंबल दिखता है, और इस सिंबल को रीड किया जाता है बच्चे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, या फिर इसको बोला जाता है इज ए मेंबर ऑफ, इज ए मेंबर ऑफ। इसको या तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, या फिर बोलेंगे इज ए मेंबर ऑफ, ओके। अगर मैं इसी सिंबल को बना के इस तरह से काट दूं, बीच से अगर मैं इसको काट दूं, तो मैं कहूंगा दिस मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके। तो आप क्लियरली यहां पे बता सकते हो, क्योंकि स्मॉल ए एक मेंबर है, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। क्या बी बिलोंग करता है, बी और ए के बीच में अगर मुझे एक सिंबल लगाना पड़े तो हम क्या सा लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, बी इसमें बिलोंग नहीं करता है। क्या सी बिलोंग करता है, आप कहोगे सर सी भी बिलोंग नहीं करता है, ओके।
क्या डी बिलोंग करता है? नहीं, डी भी बिलोंग नहीं करता है। क्या ई बिलोंग करता है? यस, ई बिलोंग करता है। जो भी एलिमेंट सेट के अंदर होगा तब हम सिंबल लगाएंगे बिलोंग्स टू का, और नहीं होगा तब हम सिंबल लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू का। होप आपको ये क्लियर है, ये दो सिंबल्स बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है नोटेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स। हमने अभी तक 10th क्लास तक ढेर सारे सेट्स पढ़े हैं और उनकी कुछ कुछ नोटेशंस भी सीखी हैं, जिसमें सबसे पहले जो सेट आता है दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स मैंने क्लास में पहले भी बताया है, उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये सेट नेचुरल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, और मैं n को इस तरह से लिख सकता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, n प्लस 1 एंड सो ऑन। ओके, जो अगला सेट आता है वो आता है होल नंबर्स का मेरे पास, उसको मैं ऐसे W से लिखता हूँ। ये जो W के साइड में जो ये लाइन लगाई है ये भी मैंने बोल्ड दिखाने के लिए लगाई है, इसको मैं बोलता हूँ होल नंबर्स। ओके, और इसको W को इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को और इंक्लूड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर जीरो को और इंक्लूड कर दिया जाए तो ये बन जाता है मेरे पास होल नंबर्स का सेट। ओके, उसके बाद आता है जेड। ये बेसिकली एक जैलन करके एक वर्ड होता है, वहां से लैटिन लैंग्वेज है या ग्रीक लैंग्वेज है। तो जैलन का मतलब होता है टू काउंट, किसी चीज को काउंट करने के लिए। तो इस काउंटिंग प्रोसेस में इस जेड को इंटीजर्स के लिए लिखते हैं हम, इंटीजर्स। कुछ लोग इसको आई से भी लिख लेते हैं, कैपिटल आई से। ओके, तो जेड मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड के अंदर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर की साइड आप कहोगे सर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा एंड सो ऑन, राइट। होप इट इज क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट जो आता है मेरे पास आता है रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को मैं Q से लिखता हूं, रैशनल नंबर्स को मैं किससे लिखता हूं, Q से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेट। तो रैशनल नंबर्स मेरे पास क्या हुआ, Q विल बी इक्वल टू P बाई Q सच दैट Q is not equal to 0, okay, and P and Q are co-prime, P and Q are co-prime integers, okay। और यहां पे अगर आपका मन करे तो एक प्रॉपर्टी ऐड कर देना, Q is bigger than 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 को हटा के आप Q इज बिगर देन 0 भी यूज कर सकते हो। उसकी हेल्प से आप पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी बना सकते हो और नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी वहां से बनाए जा सकते हैं। होप इट इज क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट जो सेट आता है वो आता है मेरे पास इरेशनल नंबर्स को, उसको लिखते हैं Q के ऊपर ऐसा छोटा सा C लगाया जाता है, और इस C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, या फिर इस Q के ऊपर एक डैश लगा के लिखा जाता है, Q के ऊपर एक डैश लगा के लिखा जाता है, और ये है इरेशनल नंबर्स, ये है इरेशनल नंबर्स Q कॉम्प्लीमेंट। ओके, और नेक्स्ट आता है जो भी नंबर, जो रियल नंबर्स मेरे पास रैशनल नहीं है वो सारे के सारे नंबर्स मेरे पास इरेशनल हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट आता है वो आता है मेरे पास रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स को हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो रियल नंबर्स है दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जितने भी मेरे पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को मिला के नंबर्स बनते हैं, दोज आर रियल नंबर्स। ओके, उसके बाद एक सिंबल यूज करते हैं हम C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो अभी इस स्लाइड के अंदर हम सिर्फ इन सिंबल्स को सीख लेंगे
उसके बाद जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो बच्चों कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर बेसिकली कार्डिनलिटी से बनाया गया है ये, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेट लिया ए, जिसके अंदर मैंने लिखा 2 4 6 8। ओके। एक सेट लिया मैंने बी, जिसके अंदर मैंने लिखा x such that x is a consonant in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट। अब की बार मैंने वोवल नहीं लिया बच्चों, ठीक है। एक सेट लिया मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट, एक सेट लिया नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक सेट लिया मैंने ई से लिखा मैंने, और इसको मैंने बोला कि दिस इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, दिस इज 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओके। तो इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम एक बार कार्डिनल नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप काउंट करोगे सर 1 2 3 4। ए के अंदर सर सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर 4। फिर से वही बात हो गई कि इतनी लंबी चौड़ी लाइन क्यों लिखें, तो इसको हम अक्सर n स्मॉल n ब्रैकेट के अंदर a लिखते हैं, और इस स्मॉल n ब्रैकेट a को हम रीड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4। ओके। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। जो ये सेट बी है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? आप कहोगे सर टोटल जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ना वो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। उनमें से 5 वोवल होते हैं। तो अगर मैं ये 5 हटा दूं तो जो ये 21 बचा, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं सर। तो इस सेट के अंदर बी के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 21। अब अगर कोई पूछे आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप कहोगे सर नेचुरल नंबर्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और इसके अंदर कितने बच्चे? इनफाइनाइट ओके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नेचुरल नंबर्स के लिए एक सिंबल भी यूज किया जाता है। इस इन्फिनिटी को दिखाने के लिए हम एक इस तरह का सिंबल बनाया जाता है x, और उसके नीचे ये छोटी सी सर्कल बनाया जाता है, इसको नोट बोला जाता है। और जो ये x जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं एलिफ। तो इसको रीड करेंगे हम ALEPH, एलिफ नोट, NAUGHT। तो कितने नेचुरल नंबर होते हैं? आज की क्लास में आपको सीखने को पता लग गया होगा कि नेचुरल नंबर एलिफ नोट होते हैं, नेचुरल नंबर्स एलिफ नोट होते हैं। ठीक है। इवन नंबर्स ये भी कितने होते हैं बच्चे? इनफाइनाइट होते हैं। ओके, इनफाइनाइट, FINITE, इनफाइनाइट। ठीक है। होप इट इज क्लियर टिल नाउ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कार्डिनल नंबर समझ आ गया होगा। कार्डिनल नंबर का बेसिक मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हैं और उनका मीनिंग लिखेंगे हम। कुछ सिंबल्स लिखे हैं और उनका मीनिंग। पूरे मैथ्स के अंदर ये सिंबल्स बड़े काम के हैं। इस वाले सिंबल को, इसमें क्या किया है मैंने, इक्वल टू बना के एक एरो बनाया इस तरह से। आप इस सिंबल को देख सकते हो और आप कहोगे सर इस सिंबल का जो मतलब होता है वो इम्प्लाइज होता है। क्या? इम्प्लाइज। जब एक स्टेटमेंट से दूसरी को इम्प्लाई किया जाता है तब हम कहते हैं कि सर दिस इम्प्लाइज।
कुछ लोग इसको इम्प्लाइज बोलते हैं, कुछ लोग इसको दिस इम्प्लाइज भी पढ़ते हैं। ओके, ये जो डबल साइडेड एरो है इसको बोलते हैं हम IFF से, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, या फिर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, या तो इसको आप बोल सकते हो इफ एंड ओनली इफ। ये वाला सिंबल तब यूज किया जाता है अगर कोई स्टेटमेंट दोनों साइड से ट्रू हो, अगर कोई स्टेटमेंट दोनों साइड से ट्रू हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि x + 2 = 4, ओके, और मैं अगली लाइन लिखता हूं कि x = 4 - 2, तो आप देख सकते हो ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ठीक है, इसके बाद ये बात लिखी, मतलब दिस इम्प्लाइज दिस। अब मैं कहूँगा क्या इस बात से ये वाली बात भी लिखी जा सकती है? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिखी जा सकती है, इस -2 को उधर भेज दो, ये +2 हो जाएगा। तो अगर ये -2 उधर जाके +2 हो जाता है तो मतलब ये उल्टा भी सही है। तो इसलिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट लेफ्ट से राइट ले जाई जा सके और राइट से लेफ्ट ले जाई जा सके, जैसे केमिस्ट्री के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शंस बिहेव करता है, वैसे ही ये वाला सिंबल भी बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम इम्प्लाइज। नेक्स्ट वाला सिंबल मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि ये वाला जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का है। ये वाला सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू। और ये वाला सिंबल जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू का है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, सो दैट वो भी IIT की तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो ये वाला जो सिंबल ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये सच दैट के लिए यूज़ किया जाता है, ये सच दैट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सिंबल IFF, इसको मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। ये दोनों साइड की अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होती है तब इसको यूज़ किया जाता है। ये वाला सिंबल फॉर ऑल, फॉर ऑल का तब यूज़ किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो जाए। ये जो उल्टा ई जैसा एक सिंबल बनाया हुआ है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट्स, देयर एग्जिस्ट्स, देयर एग्जिस्ट्स। ये जो लिखा हुआ है ये A/B नहीं लिखा हुआ है, A/B नहीं लिखा हुआ है, इसको समझने में गलती ना करें। ये लिखा हुआ है A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स B। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो B इज ए मल्टीपल ऑफ A। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चंस है, जितनी थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मेरे पास रिप्रेजेंट द सेट A इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है MA ME MI MO MU इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे कि M के बाद A आया है, फिर E आया है, फिर I आया है, फिर O आया है, फिर U आया है, एंड दीज आर वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये M सेम है हर जगह पे, जो चेंज हो रहा है बच्चे वो वोवल चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर ए सेट को आप ऐसे लिख दो, इसकी टाइप तो ऐसे बना दो MX। क्या टाइप बना दे? MX, सच दैट X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट। राइट द सेट A इज इक्वल टू 1/4, 2/5, 3/6, 4/7, 5/8, 6/9 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी बच्चे हमें किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो नोटिस करोगे आपके पास लिखा हुआ है 1/4 एंड 2/5। ओके, तो आपको दिख रहा है 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3, 4, 5, 6, ये ऊपर तो नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन इस 1 के जो नीचे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1 + 3, 1 + 3 = 4। ये जो 5 है ये है 2 + 3,
तो आप कह सकते हो कि सर न्यूमरेटर के अंदर अगर 3 जोड़ दिया जाए तो डिनोमिनेटर आ जाता है। बेसिकली मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर और नीचे लिखा हुआ है न्यूमरेटर प्लस 3, न्यूमरेटर के नीचे 3 जोड़ के लिखा गया है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, या तो मैं इसको लिख दूँ n ओवर n प्लस 3, या तो मैं यहीं पे टाइप के अंदर ही इसको डिफाइन कर दूं n ओवर n प्लस 3, या फिर मैं टाइप में लिख लूं कि वो सारे x आएंगे सच दैट x इज ऑफ द फॉर्म n ओवर n प्लस 3। और n क्या है मेरा, n एक नेचुरल नंबर है। देखो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई है, 1 2 और ये बढ़ के 6 तक गई है। n चेंजेस फ्रॉम 1 to 6, सो मैं कह सकता हूँ n लाइज बिटवीन 1 to 6, n 1 और 6 के बीच में रहेगा। और मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू भी लगाया, मतलब n मेरा 1 भी हो सकता है और 6 भी। ऑल्सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है बच्चे, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ओड इंटीजर। x क्या है बच्चे, यहाँ पे ओड इंटीजर है एंड 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 15। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि x मेरा 3 के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 15। इस बात का क्या मतलब हुआ, x कैन नॉट बी इक्वल टू 15। तो बेसिकली हमें इंटीजर्स बताने हैं जो 3 एंड 15 के बीच में लाई कर रहे हैं, और 3 के बराबर हो सकता है, 15 के बराबर नहीं हो सकता। और इंटीजर्स की खास बात है कि वो ओड होना चाहिए। तो इस सेट A को लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे टेबुलर फॉर्म बनानी है, और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा इसके अंदर 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 9 11 13, क्या 15 भी आ जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि x तो मेरा 15 हो नहीं सकता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट। मेरे पास कुछ एलिमेंट्स सेट्स लिखे हुए हैं और इनके अंदर मुझे एलिमेंट्स काउंट करके बताने हैं। तो जो पहला ए सेट दिया हुआ है, मैंने बताया था कि एलिमेंट्स को हमेशा कोमा से सेपरेट किया जाता है। ओके, तो ये वाला एक एलिमेंट आ गया, पहला एलिमेंट, कोमा लगा और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा एलिमेंट हो गया, और उसके बाद यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये तीसरा एलिमेंट आ गया। तो मेरे पास इस ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। तो मैं क्या क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर 3। तो ए में बच्चे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, बी सेट दिया हुआ है मेरे पास। बी सेट के अंदर क्या दिया हुआ है कि x इज एन x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन 19। x जो है वो मेरा इवन इंटीजर है और x लेस देन 19 है। तो यहाँ पे x लेस देन 19 इवन नंबर मुझे लिखने हैं। तो मैं एक बार इसको लिख के देख लेता हूँ, 2 4 6 8 एंड दिस इज इंटीजर। ओके, तो ये 2 से नहीं, 2 के लेफ्ट में भी आएंगे, 0 आएगा, -2 आएगा, -4 आएगा, -6 आएगा एंड सो ऑन। तो नेगेटिव भी आएंगे और ये यहाँ से बढ़ के जाएगा 18 तक। तो कितने एलिमेंट हो गए टोटल, माइनस में तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी सेट दिया हुआ है x सच दैट x लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड x इज ए रैशनल नंबर। तो चलिए बच्चे एक बार लिख के देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में हम कितने रैशनल नंबर्स लिख पाते हैं, सो दैट हम बता पाएं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। 1 के बराबर हो सकता है, तो सबसे पहले तो मैं 1 लिख लेता हूँ। दूसरा लिखा मैंने 1.01, फिर मैंने लिखा 1.02। एक बच्चा कह रहा है सर 1.00001 लिख लो, 1.00001 लिख लो। तो इस तरह से मैं कितने एलिमेंट लिख पाऊंगा, मैं तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स लिख पाऊंगा। यस नो? तो
1 पॉइंट के बाद 1.152978 कुछ भी अगर ये टर्मिनेट हो जाएगा तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो हम कितने नंबर लिख पाएंगे? इनफाइनाइट नंबर लिख पाएंगे। तो होपफुली आप आज का जितना भी मैंने पढ़ाया आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।